हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने पाल शैली का भाग 2 में हमने आप लोगों को सारी जानकारी ग्रंथों के बारे में दे दी थी और यहाँ के जो चित्रकार थे उनके बारे में हमने सारी जानकारी आप लोगों को दी थी कि कौन से चित्रकार हैं शैली के, ठीक है, और पाल शैली के कौन से ग्रंथ हैं मुख्य और कहाँ पे ये पनपी, कहाँ मुख्य केंद्र यानी कि क्षेत्र रहे पाल शैली के इत्यादि, जो हम भाग 2 में इत्यादि पढ़ा दे चुके हैं। ठीक है, आज उसी के आगे का जो तीसरा पार्ट आपको है यानी कि एंड पार्ट है आपका तीसरा, ठीक है, उसके बारे में आपको हम एक एक करके जानकारी देते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाग 3 में। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है आपके सामने पाल शैली की विशेषताएं। ये आपकी हेडिंग पड़ी हुई है, पाल शैली की विशेषताएं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना ये है कि पाल शैली की विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इसमें पाल पोथियों के बीच, ठीक है, समझ लीजिए नंबर 1 पॉइंट जो है, पाल पोथियों के बीच बीच में एक आयताकार स्थान छोड़ दिया जाता था जिसमें भगवान बुद्ध तथा महायानी देवी देवताओं की आकृतियां चित्रित की थी। देखिए, 1 नंबर का पॉइंट आप लोगों को हम समझा देते हैं, इसमें विस्तृत नहीं लिखा है लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि जो पाल राजा थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी कि महायान शाखा के संप्रदाय थे। महायान शाखा के मतलब वहाँ के देवी देवताओं की मूर्ति यानी इनकी चित्रित कोई भी चित्र बना करके उसकी पूजा करते थे, उनको मानते थे, ना कि स्तूप को। जो हीनयान के लोग थे वो स्तूप को पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन जो पाल राजा थे ये लोग महायान संप्रदाय से देवी देवताओं की आकृतियाँ उकेरते थे। लिखा गया है इसमें पाल पोथियों के बीचों बीच, बीच बीच में नहीं होता है, यहाँ पे लिखना चाहिए बीचों बीच में, वो गलती से हो गया है बीच बीच में। तो बीचों बीच में एक होता क्या था, जब ताड़पत्र जो हमारा था, ठीक है, ताड़पत्र जो होता है चौकोर था, ठीक है, आयताकार नुमा था, चौकोर नहीं कह सकते, आयताकार नुमा, लंबाई ज़्यादा थी चौड़ाई कम थी। ठीक है, उस आयताकार स्थान के बीच में बौद्ध धर्म की एक आकृति बना दी जाती थी और उस आकृति के चारों तरफ जो गैप होता था ताड़पत्र में, उसमें वहीं उस समय की लिपि लिख दी जाती थी। कोई संदेश होता था या कुछ मैसेज भेजना होता था, ठीक है, तो उस चीज़ को लिख देते थे। उसके बाद जो ये ताड़पत्र था, ठीक है, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे वो आपका दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है। इन पोथियों को सुरक्षित बनाने के लिए किनारों पर काष्ठ के फलक लगाए जाते थे। जब इतना सारा काम कर लेते थे कि बीच में बौद्ध धर्म से संप्रदाय जो है महायान शाखा संप्रदाय से बनी हुई आकृति होती थी, उसके चारों तरफ लिप लिख गए, उसके जो कोनों पे होते थे क्या करते थे, काष्ठ के फलक यानी लकड़ी के टुकड़े बहुत घिस करके लगा दिए जाते थे। और इसलिए लगा दिए जाते थे क्योंकि वो ताड़पत्र जो था धूप में या सूखने के बाद टूटे ना, कहीं से मुड़े ना, इसलिए चारों तरफ उसके कोनों पे लकड़ी के टुकड़े लगा दिए जाते थे। ठीक है, सुरक्षित बनाने के लिए कि वो खराब ना हो और टूटे ना। ये नंबर 2 बात होगी, विशेषता इसकी थी। नंबर 3 पे लिखा गया है पाल पोथियाँ सिर्फ ताड़ पत्रों पर बनी हैं। ये हमने आपको पहले बता चुके हैं कि इसको इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है पॉम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं। ठीक है, पॉम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ताड़पत्री चित्रण। ठीक है, जिसकी माप लगभग लिखी हुई है तीसरे पॉइंट में, आगे देखिए, 22 सही 1/2 इंच तथा लंबाई थी, है 22 सही 1/2 इंच लंबाई थी और चौड़ाई जो थी उसकी 2 सही 1/2 इंच थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम थी। ठीक है, ये तो हमने बता दिया है। चौथे नंबर पे पॉइंट पे देखते हैं, हम लिखा है जिन पर देवनागरी लिपि में, ठीक है, जिन पर देवनागरी लिपि में बड़े ही सुंदर अक्षरों का लेख मिलता था। जो ताड़पत्र थे जो, ठीक है, उन पर जो आकृति बनाई जाती थी बीचों बीच में, ताड़पत्र के बीचों बीच बुद्ध जी की, उसके चारों तरफ जो होती थी वहाँ पर देवनागरी लिपि में कोई भी संदेश, कुछ भी मैसेज किसी को भेजना हो, किसी राजा को किसी दूसरे क्षेत्र में,
वो इस तरीके से लोग बनाते थे और अपने ग्रंथों के लिए भी ये लोग यही काम करते थे। बीच में उन्हीं के संप्रदाय के देवी देवता बनाए जाते थे, यानी कि महायान शाखा के, ठीक है। और उसको सुरक्षित बनाने के लिए काष्ठ के फलक लगा करके उसको अपने पास रख लेते थे या किसी को भेज भी देते थे, ठीक है। ये नंबर 4 क्लियर हो गया। नंबर 5 पे देखते हैं, लिखा गया है इस काल में चित्रित पोथियों की संख्या लगभग 24 है। इस काल में चित्रित पोथियों की संख्या लगभग 24 है। जितनी भी पोथियाँ हमारी पाल राजाओं के समय में बनी, यानी कि पाल शैली के अंतर्गत बनी, उस समय की जो पोथियाँ हो 24 ग्रंथों का निर्माण हुआ था पाल राजाओं के समय में, ठीक है। जिसमें अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, क्योंकि ये मुख्य ग्रंथ है जिसकी रचना नागार्जुन ने 4वीं शताब्दी में की थी, सभी लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो चित्रण कार्य हुआ वो कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है इस पाल शैली के अंतर्गत। ये तो बात होगी अब पाल शैली की विशेषताओं की। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे पाल शैली की चित्रगत। अभी थी पाल शैली की विशेषताएं, अब यहाँ पे हो गई पाल शैली की चित्रगत विशेषताएं। वो विशेषताएं थी, अब यहाँ पे चित्रगत विशेषताएं हैं। तो आइए नंबर 1 पे देखते हैं, लिखा है मानवाकृतियों में सवा चश्म चेहरे की अधिकता है। सवा चश्म सभी लोग जानते हो, देखो हमारा मुख जो होता है, जब कभी हम फोटो खिंचाने के लिए पासपोर्ट साइज का जाते हैं, पूरे 2 चश्म का फोटो खींचते हैं, जिसमें दोनों कान, पूरी नाक, पूरे होंठ, दोनों आंखें दिखनी चाहिए, उसको 2 चश्म का चेहरा बोलते हैं। सवा चश्म का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी दूसरी आंख दिखनी चाहिए, थोड़ी सी नाक, थोड़ी सी होंठ, ठीक है, थोड़ी सी टुड्डी, उसको हम सवा चश्म चेहरा मानते हैं। जैसे आप लोग सेल्फी लेते हो आजकल के मॉडर्न ज़माने में देखते हो, जब भी मोबाइल से आप लोग सेल्फी लेते हो तो हमेशा दूसरा कान दिखेगा नहीं, तभी सेल्फी लेते हो, उसी को पौने 2 चश्मे या सवा चश्मे में रखा जाता है, क्योंकि सुंदरता सवा चश्मे या पौने 2 चश्मे में ही आती थी। लेकिन ये आज की नहीं, बहुत पहले की विशेषताएं उन लोगों को पता था, चित्रकारों को, इसलिए वो ज़्यादातर सवा चश्म चेहरे ही बनाते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं नंबर 2 पे, लिखा है पॉइंट मुख्य अनुपात में नाक लंबी बनाई गई है। मुख छोटा है लेकिन नाक थोड़ा लंबी बना दिया गया है, किंतु गाल से बाहर नहीं निकली है। इतना ज़रूर ध्यान दिया गया है कि गाल जो हमारे वहाँ के चक जो बनाए गए हैं चेहरे के, उनसे बाहर नहीं निकली है, ठीक। कुछ लोगों की नाक लंबी होती है, उस तरीके का बनाया गया है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखा है रंगों में लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद रंग ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हरा रंग नहीं प्रयोग किया गया है, ठीक है। लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद इत्यादि रंग जो हैं प्रयोग किए गए हैं, इसके अलावा कोई रंग नहीं प्रयोग किया गया, यानी 5 रंगों का प्रयोग हुआ है, यानी हरा रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। याद करने का तरीका यही है कि आप लोग याद रखिए कि हरे रंग का प्रयोग नहीं है, बाकी रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक। 4 नंबर पर देखते हैं, लिखा है चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि कोई भी ऐसे रंग नहीं लगाए गए हैं जिसमें बहुत ही चमकीले भड़काऊ कलर हों, यानी कि बहुत ही चमकते दमकते कलर हों, जैसे सोना होता है, उसे पीले येलो कलर को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बना दिया जाता है, तो इस तरीके का रंग यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, ठीक है। आगे आइए हम देखते हैं नंबर 5 पे पॉइंट लिखा गया है इसी की चित्रगत विशेषताएं में। नंबर 5 में लिखा गया है पाल शैली की अधिकांश चित्रित पोथियाँ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में सुरक्षित है, कि वहाँ का म्यूजियम है बंगाल का, उस बंगाल के सोसाइटी में, यानी कि वहाँ के म्यूजियम में यहाँ की जो पोथियाँ बनाई गई थी पाल राजाओं के समय में, वो इस समय वहीं पे सुरक्षित हैं, ठीक है। नंबर 6 पे हम देखते हैं, लिखा है चित्रण की तकनीक अजंता व बाघ परंपरा के समान है। अब जो चित्रण की तकनीक वहाँ पे थी अजंता और बाघ गुफाओं के अंतर्गत, हमने इससे पहले बताया भी था, अजंता गुफा में कौन सी तकनीक थी, बाघ गुफाओं की तकनीक से पूरा किया गया, वही तकनीक आपकी पाल शैली में भी चली है, ठीक है। ये तो हो गई चित्रगत विशेषताएं पाल शैली की। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ऑल टोटल जितनी भी पाल शैली है उसकी पूरी की पूरी संपूर्ण आपके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनके बारे में आपको हम बताते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक करके समझते रहिए। नंबर 1 पे लिखा गया है सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इस वंश के शासकों में लक्ष्मण सेन के दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे। देखो पाल शैली के बाद ही सेन वंश
वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट हमने इसलिए लिखा कि आप लोग आगे जो पॉइंट बताएंगे तो उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सेन वंश के संस्थापक सावंत सेन थे। इस वंश के शासकों में लक्ष्मण सेन के दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे लिखा गया है जयदेव गीत गोविंद जयदेव का तो गीत गोविंद तथा धोवक पवनदूत के रचनाकार रहे हैं। जयदेव जो थे गीत गोविंद के क्या थे, रचयिता थे। ठीक है। और धोवक जो पवनदूत के रचनाकार थे। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट जो दिया गया है वो है इसके अतिरिक्त हलायुद्ध उमावत। ठीक है। एक सॉरी यहाँ पे देख लीजिए तीसरे नंबर का पॉइंट है इसके अतिरिक्त हलायुद्ध उमापतधर गोवर्धनाचार्य आदि विद्वान इनके दरबार में थे। जो दरबार में इनके विद्वान रहते थे उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हलायुद्ध उमापतधर गोवर्धनाचार्य आदि विद्वान इसके दरबार में थे। ठीक है। 4 नंबर का पॉइंट हम देखते हैं। यह शैली प्रायः 8वीं शती ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। भारत में पूर्वी भागों में यह 12वीं शती में समाप्त हो गई थी, किंतु नेपाल में थंका के रूप में यह शैली 16वीं शताब्दी तक चलती रही है। देखिए ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट है, इसको याद रखिएगा। जो यह शैली चौथे नंबर का जो पॉइंट है इसको समझ लीजिए। यह शैली प्रायः 8वीं शती ईस्वी से प्रारंभ, यानी कि हमने बताया था 730 से 1197 ईस्वी पाल शैली का समय माना गया है। तो कहने का मतलब यही 8वीं शती से स्टार्ट हुई है और भारत के पूर्वी भागों में यह 12वीं शती में यह समाप्त हो गई थी। ठीक है। यानी कि 1197 में 12वीं शती ही चल रही थी, 13वीं शताब्दी लगने वाली थी, तब तक ये शैली पूर्णतः समाप्त हो गई। लेकिन क्या हुआ था कि जो नेपाल क्षेत्र है वहाँ पर यह थंका के रूप में 16वीं शताब्दी तक चलती रही, मतलब 1700 ईस्वी तक ये चलती रही। सॉरी 1599 के समथिंग ये चलती रही। ठीक है। कारण है अब यहाँ पे जो नेपाल में थंका का नाम जो दिया गया, थंका शैली, थंका का मतलब होता है ड्रैगन या झंडे का आकार, किसी झंडे का आकार या किसी कपड़े पर वहाँ के ड्रैगन का रूप यानी आकार बना दिया जाए। ठीक है। वहाँ के देवी देवताओं, उसको हम थंका शैली के नाम से जानते हैं। नेपाल की ये प्रसिद्ध शैली उस समय की मानी जाती थी, जो 16वीं शताब्दी तक चलती रही थी। ये जो पाल शैली की ये वहाँ की नेपाल शैली में एक विकसित यानी कि पनपी हुई पाल शैली का रूपांकित नाम अलग है, लेकिन इसी के नाम पर वो थंका शैली के नाम पे चलती रही है 16वीं शताब्दी तक। ठीक है। आगे हम देखते हैं नंबर 5 में लिखा गया है पॉइंट देवपाल का जो शासनकाल था, ये याद रखिएगा। ये जो पॉइंट नीचे बता रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट है, याद कर लीजिएगा। देवपाल का शासनकाल पाल कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो देवपाल थे उनका पाल कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल माना जाता है। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 6 लिखा है पाल राजा महिपाल के समय में अनेक पाल पोथियां चित्रित हुई। ये याद करते हैं। 5वें पॉइंट से आप लोग चौथे पॉइंट से ये 8 पॉइंट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा जाता है और आता भी है। हमने 5 पॉइंट पे बताया 5वें नंबर पे कि देवपाल का शासनकाल पाल कला के लिए बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। और महिपाल के समय में अनेक पाल पोथियां बनी थी। जैसे हमने पाल पोथियां का मतलब जो भी ग्रंथ बने थे। ठीक है। अब 7वें नंबर पर पॉइंट लिखा गया है कि पाल कलाकारों को कांसे की मूर्ति, जो कांसे की मूर्ति बनाई थे वो देवपाल के समय में बनाने में महारत हासिल थी। जो देवपाल यानी जिसके समय पाल कला ज़्यादा विकसित महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसके समय में कांसे की मूर्ति बनाने में बहुत ही महारत हासिल थी, जितने भी उनके दरबार में कलाकार थे। ठीक है। नंबर 8 पे हम देखते हैं लिखा गया है पाल राजा महिपाल ने धर्मराज स्तूप का जीर्णोद्धार करा था। जीर्णोद्धार का मतलब है कि दोबारा उसको सही तरीके से सही ढंग से उसको रिपेयरिंग कराई, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई। ठीक है। जो भी वहाँ का स्तूप था, यानी कि जिसका नाम है धर्मराज स्तूप, ये एक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप है। ठीक है। अब स्तूप क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। स्तूप का मतलब ये होता है कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय से
जो भी उसके देवी देवता, ठीक है, या उनके जो भी भिक्षुक लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, उनकी अस्थियों को या उनकी कुछ वस्तुओं को रख करके उसके ऊपर निर्माण करते थे, ठीक है। उसी को स्तूप का आकार दे करके उसी की पूजा हीनयान संप्रदाय के लोग करते थे। महायान के लोग सिर्फ बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा करते थे, ठीक है। वही इसमें दिया गया है कि पाल राजा महिपाल के समय में क्या हुआ था, धर्मराज स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। इससे पहले स्तूप बना हुआ था, स्तूप कुछ जगह से डैमेज हो गया, यानी खराब हो गया, टूट गया, उसको उसने मरम्मत कराई थी, किसने, महिपाल ने। ये नंबर 8 पे क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं नंबर 9 पे क्या दिया गया है। तो नंबर 9 पे दिया गया है आपका, धीमान और तथा वित्तपाल दोनों पाल शैली के प्रमुख मूर्तिकार थे। हमने पहले भी बता दिया, मूर्ति चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार थे, ठीक है। ये प्रमुख यहाँ के चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, ठीक है। नंबर 10 पे देवी तारा तथा मंजूश्री देवी देवता का अंकन पाल शैली में हुआ है, जो बौद्ध धर्म के देवी देवता माने जाते हैं। ये प्रमुख पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ के जो बौद्ध धर्म के देवी देवता का नाम दिया जाता है वो पाल शैली में उसका नाम है देवी तारा तथा मंजूश्री देवता का अंकन पाल शैली में बहुत बार किया गया है, बहुत जगह पे इसका वर्णन भी मिलता है, उल्लेख भी मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको हमने पाल शैली के अंतर्गत बता दी हैं और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उस कमेंट का हम जवाब ज़रूर देंगे और हो सकता है कि अगली क्लास में फिर से उसको हम समझा भी दें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और लोगों को जुड़वाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम समय का अभाव होने के कारण भी हम, परीक्षाएं चल रही इस समय, थोड़ा सा हम उसमें व्यस्तता चल रही है, लेकिन फिर भी हम समय के अभाव के कारण हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, क्लास को पूरी देखिए और पढ़िए और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और आने वाली क्लास तक के लिए, तब तक सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।